हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी को स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी को होगी जिसका संघर्ष है जारी। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद की मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके अब की बार हम दिखलाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और उस क्लास का टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट लिए जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। टॉपिक क्या है? प्रकाश। प्रकाश का छोटा पार्ट क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं दर्पण से। किससे बनने वाले हैं? दर्पण से बनने वाले हैं। तो उस दर्पण के बारे में महत्वपूर्ण सवाल जितने भी पढ़ेंगे उसके निचोड़ देखेंगे आज। फालतू बातें की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के प्रश्न को अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पूछा गया? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसका भाग है? तो प्रकाश यानी लाइट का भाग है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो बोला जाता है इसमें परिभाषा, क्या बोला गया? प्रकाश। तो प्रकाश की बात बोलेगा तो बोला गया क्या कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रकाश किसे कहते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश। यानी एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा, इसीलिए कि उसको देखने के लिए प्रकाश को जरूर होना जरूरी होता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का एक छोटा सा टॉपिक लिए जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला होता है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। परिभाषा क्या बना? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहला बात तो उसके परिभाषा को देखा जाता है। तो इसका परिभाषा के बारे में बात देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? परिभाषा। किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहला बात परिभाषा के बारे में। तो प्रकाश का प्रवर्तन कहने का मतलब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश, क्या बोला गया है? जब कोई प्रकाश, इसको इस दूसरे रंग में ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, जब कोई वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसको सीधी से सरल रेखा में, सरल भाषा में इसको ये बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। एक बार फिर से सुनिएगा, क्या बोला गया है कि जब कोई वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। सीधे कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एक समतल दर्पण हम लिए हैं। कैसा दर्पण लिए? समतल दर्पण। कैसा दर्पण लिए? समतल दर्पण। समतल दर्पण, सबसे पहले बात आता है दर्पण, है ना। तो दर्पण को आगे पढ़ने वाले हैं तो एक छोटी सी भाषा में उसको समझिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घर में आप मिरर जो यूज करते हैं उसी को ही दर्पण कहते हैं, और वो दर्पण ही होता है। तो उस दर्पण को लिया गया कैसा दर्पण? समतल दर्पण लिया गया। कैसा लिया गया? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण लिया गया है। और जब भी इस प्रकाश की किसी वस्तु को प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसको मुख्य रूप से जांचने के लिए अभी हम यहाँ पर एक लंब को डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक लंब को डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंब। और इस लंब को ही क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। तो इस लंब के माध्यम से देखने वाले हैं कि प्रकाश की प्रक्रिया होता क्या है इसमें, ठीक है। तो बोला जाता है कि जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी जो प्रकाश की किरणें आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या बोला गया? आपतित किरण। जब भी किसी वस्तु से, यहाँ पे एक वस्तु मान ली है, ठीक है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो जो किरणें सतह पर आती है उसे हम आने वाली किरणों की क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो सतह से यानी प्रवर्तन के बाद जो किरणें लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन के बाद। प्रवर्तन के बाद जो किरणें लौटती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरणें आती है दर्पण पे उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो दर्पण से पुनः किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो डाला गया लंब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अभिलंब। और एक क्या हो गया? तो ये एक दर्पण हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। कैसा दर्पण लिया गया है? तो समतल दर्पण लिया गया। कैसा दर्पण लिया गया? समतल दर्पण, ठीक है। आगे सवाल यहाँ से बनने वाले ये है कि सर जब अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण जो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन। क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो आपतन बिंदु।
ठीक है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरणें आती उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरणें लौटती उसे परावर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि परावर्तन के बाद लौटती है। ठीक है। और जो दर्पण लिया गया वो कैसा दर्पण लिया गया, समतल दर्पण लिया गया। जो एक डाला गया लंब है उसे अभिलंब कहते हैं, और जो तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात आती है कोण की। किसकी बात आती है, कोण की। यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। तो कहा गया कि जो आपतित किरण और अभिलंब, क्या बोला गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, अभिलंब के बीच का कोण होता है, उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं, आई से। ठीक है। फिर अगला कोण की बात किया जाएगा तो अभिलंब और परावर्तन कोण, क्या बोला गया, सॉरी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, क्या बोला गया है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, परावर्तन कोण। परावर्तक कोण को बोलते हैं आर से सूचित किया जाता है, परावर्तक कोण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है, परावर्तक कोण। तो यहाँ तक समझ पाए होंगे, परावर्तन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, समतल दर्पण क्या है, आपतन बिंदु क्या है और अभिलंब क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ देता है 2 नंबर में कि जब बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, फिगर के साथ समझाना होता है। 2 से 3 नंबर में सवाल आते हैं। ठीक है। ये हमेशा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले इसकी जानकारी होना चाहिए कि आपतित किरण क्या हुआ, जो प्रकाश किरणें आती है, आपतित किरण, परावर्तन के बाद जो किरणें लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तक कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। जो तीनों रेखाएं आपस में मिलकर जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जिस दर्पण को लिया गया उसे हम दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। और इस बीच का जो डाला गया लंब होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि सर बताइए प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्या पूछा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। अगला बात करेंगे इसका नियम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, नियम। क्या बात करेंगे, नियम। इसको हम आगे नहीं लिखे इसका साइड में, यहीं पर समझा दिए हैं। ठीक है। तो आगे पढ़ने वाले नियम, तो नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन नियम होंगे, तो नियम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के इसको होते हैं। पूछे जाते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम, 2 नियम होते हैं। 2 नियम आते कहाँ से, 3 नियम इसी फिगर से निकाले जाते हैं। जो फिगर यहाँ पे ड्रा किया गया इसी फिगर से नियम को निकाले जाते हैं। इस नियम में फिगर कहाँ से निकलते हैं सर, देखिएगा, समझिएगा। तो फिगर से जो नियम निकालते हैं तो बोला गया पहला नियम में कि आपतित किरण, क्या बोला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर के मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला नियम। क्या बोला गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर के मिलते हैं। ये इसका क्या हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश का अपवर्तक कोण और परावर्तक कोण, क्या हो गया, इस जो अभिलंब यहाँ पे लिया गया है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बना उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और जो परावर्तित किरण लेगा इसके बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तक कोण। ठीक है। तो दूसरा नियम में क्या कहेगा कि आपतन कोण, क्या बोलेगा, आपतन, क्या बोलेगा, आपतन कोण, क्या बोला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या बोला गया, परावर्तक कोण। क्या बोला गया, परावर्तक कोण। दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको बोलते हैं इसका दूसरा नियम। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये सदैव दोनों कोण जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो फिर से नियम को याद करवाते हैं। तो पहला नियम क्या कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर मिलते हैं। इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तक कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका दूसरा नियम हो गया। ये हमेशा 1 नंबर पूछ जाते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे। नियम बता दिए, याद भी करवा दिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे दर्पण के इस्तेमाल किए थे कि समतल दर्पण, क्या इस्तेमाल किए थे, समतल दर्पण। तो ये परिभाषा हो गया और नियम हो गया। तो मुख्य रूप से पढ़ना था प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग को दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था, किसके बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ना था। तो चलिए इसको मिटाते हैं और दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग देते हैं दर्पण। क्या हेडिंग देते हैं, दर्पण देते हैं। ठीक है। क्या दिए हैं, दर्पण, है ना। और दर्पण को ही क्या कहते हैं, तो मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। ठीक है। क्या कहते हैं, मिरर। यानी घर में जो फेस देखने का इस्तेमाल करते हैं मिरर, उसी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है दर्पण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनेगा, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक सतह रस्तित किया जाता है, दूसरा सतह क्या होता है, परावर्तक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। फिर समझिएगा कि वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक सतह रस्तित यानी चांदी किया जाता है
और दूसरा सतह देखने का योग्य यानी प्रवर्तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। क्या क्या होता है सर, तो समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होगा सर, तो दूसरा होगा आपका गोलीय दर्पण होगा। क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। क्या होगा, गोलीय दर्पण। क्या कौन सा दर्पण आ गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्या आया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण आ गया। कौन सा दर्पण आया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे समतल दर्पण का। वो ऐसा दर्पण जो एक समतल होता है। क्या होता है, एक समतल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहने वाले। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से कई सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले इसका परिभाषा क्या कहेगा, वैसा दर्पण जो समतल होता है उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण करने वाले। ठीक है, अब यहाँ से परिभाषा देख लिया। अब यहाँ सवाल क्या क्या बनेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो समतल दर्पण में हम लिए थे कि जब भी प्रकाश किरणें आती है, आने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें एग्जाम्पल में क्या लिए थे, समतल दर्पण लिए थे। ठीक है, तब पूछा जाता है यहाँ से प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कितने दूरी पर उसका इक्वल प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको भी अध्ययन बहुत अच्छे से करेंगे। तो समतल दर्पण गोलीय दर्पण से पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, प्रतिबिंब। क्या बात करते हैं, प्रतिबिंब। इसकी छोटा से यहाँ पर लेते हैं, इसका देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा क्या लिखा गया, प्रतिबिंब। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब का, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, क्या बोला गया, प्रतिबिंब। तो पूछा जाता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बोला गया जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें, क्या बोला गया, जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे कहने मतलब आप घर में किसी दर्पण में आप अपने फेस को देखते हैं, तो उसमें दर्पण में आपका फेस जो बनता है वो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या करता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या इसका परिभाषा होगा कि जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आगे बात करने वाले समतल दर्पण के बारे में। क्या बात करने वाले, समतल दर्पण के बारे में। जैसे कहने का मतलब इसके फिगर के माध्यम से समझाते हैं। फिगर देखिएगा, जैसे कहने का मतलब मान लिए एक अवतल दर्पण हम लिए यहाँ पे। कौन सा दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, थोड़ी देर के मानिए यहाँ पर कि हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पे होता है सेंटर यानी केंद्र होता है, और इसके बीच में जो होता है पॉइंट उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है, क्या होती है, आती है, तो ये यहाँ पर एक रेखा ले लिए प्रकाश की किरण को, दूसरा प्रकाश किरणें आएगी, फिर यहाँ से गुजारा गया, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया। तो दोनों जो किरणें परिवर्तन के बाद क्या हुआ, परिवर्तन के बाद जो मिलती है, तो ये यहाँ पे मिला, तो इस वस्तु का क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, ये वस्तु हो गया और ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया सर, प्रतिबिंब हो गया। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद परिवर्तन जब होता है, तो परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती ही प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो ये इसका वस्तु सा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे बना। तो ये किरणें आ रही थी, दर्पण से परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिला, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो समतल दर्पण में बोला जाता है कि जब बताइए सर कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, क्या उससे इक्वल बनता है या फिर उससे बड़ा या फिर छोटा बनता है। तो सदैव इसमें हमेशा जो होता है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, तो प्रतिबिंब की बात किया गया। किसका बात किया गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो हमेशा होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे इसमें बराबर होगा। किसके बराबर, तो वस्तु के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर। आपको पूछ देगा कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, ये बहुत बड़ा, बहुत छोटा, तो क्या कहेंगे, तो वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। फिर अगला सवाल ये पूछेगा कि जब समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलाया जाता है, तो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो होता है किस स्पीड से प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसको सीधी सी भाषा हम ये कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने उसको चलाया जाता है, उस वस्तु को चलाया जाता है, तो उसका जो गति होता है उस वस्तु को दोगुना दिखाता है किसमें, प्रतिबिंब में। किसमें, प्रतिबिंब में। तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं वस्तु, क्या लिखे हैं, वस्तु, और एक तरफ लिखे यहाँ पर प्रतिबिंब। क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को यानी जब कोई वस्तु भी वेग से गमन करती है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v होगा। क्या होगा, 2v। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु को भी वेग से गमन करवाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसको कितने वेग से गमन करेगा, तो सर उसका जो वेग होगा वो 2v, यानी उसका दोगुना चाल से प्रतीत होगा उसमें। ठीक है,
अगला सवाल ये बनता है कि जब किसी वस्तु को यानी समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस दर्पण को कितना साइज होना चाहिए उस वस्तु का समानांतर के अपेक्षा। तो समांतर का अपेक्षा देखा जाएगा तो आइए समझिएगा इसके बारे में। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर वस्तु की बात किया गया था और ये दर्पण की बात किया गया था, सॉरी प्रतिबिंब की बात किया गया था। तो अगर वस्तु का मान लिया कि वस्तु अगर मान लिया 10 फीट का है, कितना फीट का है 10 फीट का, तो बताइए इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए उस दर्पण का साइज कितना चाहिए। तो ये यहाँ पर 5 फीट होना चाहिए था। कितना फीट होना चाहिए था 5 फीट। कितना फीट 5 फीट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा उस दर्पण में दिखाना होता है तो उस वस्तु से आधे दर्पण का साइज का लिया जाता है। कितना साइज का आधे साइज का, ठीक है। यानी 10 फीट का जब वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाना होगा पूरा का पूरा, तो दर्पण का साइज क्या होना चाहिए उस वस्तु से आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए आधा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का साइज अगर 1 होगा तो उसका प्रतिबिंब को पूरा दिखाने के लिए उसका साइज कितना होना चाहिए था 1/2 होना चाहिए था, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो समतल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब की बात कहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बराबर बनता है। उसका जो चाल होता है वस्तु से दोगुना प्रतीत होता है। क्या होता है दोगुना प्रतीत होता है। जब किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा दिखाना होता है तो उस दर्पण का साइज क्या होना चाहिए तो उस वस्तु से आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए वस्तु से आधा, ठीक है। तो यहाँ से 3 सवाल हम लोग ने देख लिया है। आगे बात करने वाले गोलीय दर्पण। किसके बात करने वाले गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले बात आता है गोलीय दर्पण का परिभाषा। क्या आता है गोलीय दर्पण का परिभाषा। जब इसका परिभाषा की बात करेंगे क्या बोला गया, जब इसका परिभाषा तो बोला जाता है वैसा गोलीय दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या बोला गया वैसा गोलीय दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे कहने का मतलब क्या, फुटबॉल हो गया, नारियल हो गया। नारियल को देखिएगा तो नारियल का एग्जाम्पल सबसे बड़े नारियल होता है। नारियल में क्या होगा कि एक साइड जो होता है रजती तक दिखता है और एक साइड जो होता है प्रवर्तक दिखता है। यानी नारियल का अंदर का भाग उजला होता है, बाहर का भाग हल्का काला टाइप का होता है। तो वो रजती का टाइप मान लेते हैं बाहर वाला, नीचे जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग प्रवर्तक सतह मान लेते हैं। तो इसका परिवर्तक सतह क्या होगा देखने के योग होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि वैसा गोलीय दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर गोलीय दर्पण की बात किया जाएगा तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गया। सबसे पहले गोलीय दर्पण में जो आता है पार्ट उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण में देखिए क्या क्या भाग होता है हम समझाते हैं। ये मान लिया एक तरह से गोलीय दर्पण है। क्या है खोखला गोला दर्पण है। यानी हमारे नारियल लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम आधे भाग में इसको डिवाइड करते हैं। कितने भाग में आधे भाग में। चलिए इसको टूटी हुई लाइन से हम दिखाते हैं। कितने भाग में बांट दिए आधा भाग में बांट दिए, ठीक है। कितने भाग में बांट दिए आधा 2 भाग में बांट दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसके बीच में क्या होता है सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं केंद्र। और इसको बीच से जो गुजारा जाती है रेखा उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। और जो इसको परिधि पे जो रेखा कट करती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं ध्रुव। तो इसको नाम यहाँ साइड में लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। हम शायद यहीं पे लिखने में बेटर होगी, समझिएगा। यहाँ पे जो यहाँ बीच में जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंटर, यानी बोलते हैं इसको हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं केंद्र, ठीक है। जो केंद्र यानी सेंटर और ध्रुव के बीच की जो बीच में जो बिंदु आती है, जो बीच में इसके बीच में जो बिंदु आती है इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु होगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु ध्रुव हो गया और ये केंद्र हो गया, यानी सेंटर हो गया और ये फोकस दूरी हो गया और ये क्या हो गया पोल हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो रेखा जो गुजारी गई है इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रधान अक्ष। क्या बोला गया है प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो प्रधान अक्ष। क्या बोला गया प्रधान अक्ष, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि सेंटर, ये क्या बोला गया सेंटर यानी केंद्र और ध्रुव के जो बीच का दूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ से जो बीच का जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक जो बीच का दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं सर ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं ध्रुव, ठीक है। उम्मीद करते हो समझ पाएंगे यहाँ से। बाकी ये जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु उसको क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, यानी परिधि पर जो कट कर रहा है। बीच में जो होता है सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। जो बिंदु दिख रहा है इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। और ये जो बीच का जो दूरी होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से कि कहाँ से फोकस दूरी आएगी
कहाँ कहाँ से आधा आधा पार्ट में फटेगी, समझिएगा। तो जो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच का जो दूरी होता है, फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच का दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। या फिर केंद्र या फोकस के बीच का दूरी को भी फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ के भी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी को कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या बोला गया है कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे जो केंद्र सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो पॉइंट जो पोल होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच का जो बिंदु बनता है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, और यहाँ से बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसको 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? ये जो फोकस दूरी होता है इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको वक्रता त्रिज्या r लिया गया है, वक्रता त्रिज्या r जब लिया जाएगा तो फोकस को f से सूचित कर रहे हैं। किसे सूचित कर रहे हैं? f से। क्या से सूचित किया जा रहा है? f से। तो वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f हो गया। तो जो वक्रता त्रिज्या है फोकस जो इसको कितने भागों में बांट कर रहा? 2 भागों में बांट रहा। यानी कहने का मतलब इसको कह सकते हैं कि जो r जो होगा, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि जो r जो होगा वो 2f के बराबर होगा। यानी एक f यहाँ से f, जब कहने का मतलब फोकस दूरी, तो एक फोकस दूरी यहाँ से, अब एक फोकस दूरी यहाँ से, तो फोकस दूरी कितने हो गए? 2। तो 2f बराबर मतलब कहने का मतलब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 फोकस होगा। कितना होगा? 2 फोकस। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या था? 2f, यानी r बराबर 2f है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या बनेगा? तो f बराबर r/2, f बराबर r/2, यानी f जो यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ जो गुना में है 2, ये कहाँ चलेगा? भागा में। यानी f बराबर r/2, या दूसरा रूप ये बोल सकते हैं तो r बराबर 2f। तो ये यहीं से फॉर्मूला निकल कर आते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये समझ पाए होंगे। इसका यूज पूरे दर्पण में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा होगी आपका। गोलीय दर्पण से क्या निकल कर आया वो देख लिए हैं। तो गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से अब इसमें देखा जाता है कि गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग क्या होता है? तो पहला भाग इसका आता है उत्तल दर्पण। कौन सा आएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण आएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। दूसरा आएगा इसका अवतल दर्पण। क्या आएगा? तो अवतल दर्पण आएगा। क्या आएगा सर? अवतल दर्पण आएगा। क्या आएगा? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की, तो सबसे पहले दोनों को परिभाषाएं देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। कहने का मतलब क्या? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? क्या बोला गया है? उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? अभी तो मुख्य जो सवाल बनने वाले हैं वो अब आएंगे। मुख्य जो सवाल बनने वाले हैं वो अब आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने हुए रहेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या सवाल आने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, उत्तल और अवतल से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग निचोड़ पढ़ रहे हैं, तो इसको अध्ययन बहुत अच्छे से करेंगे। तो बात करना है अवतल दर्पण की। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा, इसका क्या होता है। क्या बोला गया? परिभाषा। तो बोला जाएगा वैसा गोलीय दर्पण। क्या बोला गया है? वैसा गोलीय दर्पण का भाग जिसका एक सतह क्या होता? उठा हुआ होता। जिसका सतह क्या होता? उठा हुआ होता। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। दूसरा परिभाषा बनेगा अवतल दर्पण का। कहने मतलब क्या हुआ कि वैसा गोलीय दर्पण का भाग, वैसा गोलीय दर्पण का भाग जिसका सतह धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। उत्तल दर्पण का फिगर कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका सतह क्या होता है? उभरा हुआ नहीं, उठा हुआ होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये दर्पण का इस वाला भाग को हमने उठाकर यहाँ ले चलाया, इस वाला भाग को उठाकर यहाँ ले चलाया हमने। तो अगर इसका अंदर की भाग को रस्तित किया जाता है, इसका अंदर की भाग को रस्तित किया जाता है, तो अंदर की भाग को अगर रस्तित किया जाएगा तो इसका बाहर की सतह प्रवर्तक देखने के लिए होगा। तो देखिए, जब इस तरह का जो ऐनक बना हुआ है, इस तरह का जो दर्पण बना हुआ है, ये दर्पण में क्या हुआ? इस दर्पण में क्या हुआ कि इस दर्पण में क्या हुआ कि ये हल्का उठा हुआ दिख रहा है। इधर का मतलब देखने का साइड ये है और इधर का साइड पेंट के रस्तित किया हुआ, तो देखने का साइड ये हुआ। तो ये दर्पण क्या हुआ? उभरा हुआ। तो इस दर्पण को उभरा हुआ जब इस दर्पण का नाम क्या रखा गया? उत्तल दर्पण रखा गया। ठीक है, अगला बात करेंगे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा दर्पण जिसका सतह धंसा होता है, जिसका सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, दर्पण इस तरह से दिया गया है और इसका बाहर की ओर स्थित किया गया, तो इसका सतह देखने के योग ये साइड हो गया, तो देखने की तरफ क्या है? ये धंसा हुआ है, यानी ये यहाँ पर धंसा हुआ भाग जब दिख रहा है तो इसका नाम क्या रखा गया? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का कुछ इस तरह से फिगर होता है और अवतल दर्पण का कुछ इस तरह से फिगर होता है। ये दोनों फिगर की हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिखे हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि वैसा गोलीय दर्पण का भाग जिसका सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका सतह धंसा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसको बारीकी ढंग से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उत्तल दर्पण को और अवतल दर्पण को। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसको आगे की ओर
बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसका बात करेंगे? अवतल, उसके बाद करेंगे उत्तल की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण का। किसका करेंगे? अवतल दर्पण। किसका करेंगे? अवतल दर्पण। क्या कर रहे हैं? तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की बात कहेंगे। क्या बोला गया? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उत्तल दर्पण करने मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात करेंगे। क्या बोला गया? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अवतल दर्पण कहने मतलब क्या हुआ? वैसा गोलीय दर्पण के भाग जिसका सतह धसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से यहाँ जो रेखा जो खींची जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? समझिएगा इसको अच्छे से। ये अभी यहाँ पे बताया था गोलीय दर्पण में, ये जो रेखा खींची जाती है इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, या फिर प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष, ये दोनों बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु कट करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसके बीच का जो बिंदु होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। फिर समझिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं फोकस, और इसे क्या कहते हैं? केंद्र। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से यही याद रखना था कि सेंटर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। अब इसके बाद समझ में अच्छे से आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और यहाँ के बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी ही कहते हैं। और ये दोनों दूरियां मिल करके आपस में क्या बनती है? तो यहाँ से यहाँ बनती है वक्रता त्रिज्या बनता है। क्या बनता है? वक्रता त्रिज्या। इसीलिए लिखते हैं कि r बराबर 2f, यानी एक f यहाँ से और एक f यहाँ से, दोनों मिल करके एक r का निर्माण करता है, यानी वक्रता त्रिज्या का निर्माण करता है। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 2f होगा। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। ये पूछा जाएगा आपसे, बताइए फोकस बराबर क्या होगा? त्रिज्या के रिफ्रेंस से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो r बराबर 2 होगा। क्या होगा? r/2 होगा। आगे बात कर रहे थे अवतल दर्पण में। किसके क्या बात कर रहे थे? अवतल दर्पण में। तो ये सब आपको पता होगा, इसको समझाने की जरूरत उतना नहीं है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, बाकी फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो किसके बात करेंगे? अवतल दर्पण के। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं, तो बारीकी ढंग से इसमें बने हुए रहिएगा। ठीक है, बोला गया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद के मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद के मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चलिए, यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह उम्मीद को बनाए रखना है और पढ़ाई पे ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये सेंटर हो गया, और ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, जितने भी हम लोग वृत्त के बारे में अध्ययन करें तो कुछ भाग उससे भी जुड़े हुए हैं, है ना, तो उसको उठाकर कहाँ ले आए हैं? फिजिक्स में ले आए हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, क्या हो गया? ध्रुव हो गया, और ये फोकस दूरी हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो पूछा जाता है अवतल दर्पण की परिभाषा भी हो गया। तो आप अवतल दर्पण के बारे में पूरा विवरण पढ़ने वाले हैं। अवतल में होता क्या है? तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आती है तो आने के बाद कहाँ पे रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्यों बनता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अनंत से किरणें आती है। क्या बोला गया? अनंत से किरणें आती है। तो अनंत से किरणें आ रही है, तो अनंत से किरणें आने के बाद तो पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आती है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो पूछा जाता है कि बताइए सर कि प्रतिबिंब जो उसमें बनेगा, क्या बोला गया? प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा उस वस्तु से बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा कि छोटा बनेगा? तो सदैव देखिएगा, इसमें क्या बोला गया? सदैव हमेशा जो होता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक। अब वास्तविक तो बनता है, तो कैसा बनता है? तो ये जो होगा वस्तु से बड़ा होता है। कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। कैसा होता है? वस्तु से बड़ा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो आपको बता दिए हैं कि कैसा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक होता है काल्पनिक और एक क्या होता है? वास्तविक। यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर स्पष्ट रूप से मिलती है उसे हम वास्तविक कहेंगे, यानी वास्तव में दिख रहा है कि मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक। और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी टूटी रेखा में दिखाई जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। तो इस अवतल दर्पण में देखिएगा, इस फिगर के माध्यम से देखिएगा, ये दोनों जो होता है आपस में एक जगह पर मिला हुआ है, यानी स्पष्ट रूप दिख रहा है, यहाँ पे कटा है ना। तो जब यहाँ पे मिला स्पष्ट रूप से, इसका मतलब कैसा? वास्तव में ये मिल रहा है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा? वस्तु से बड़ा बनता है। इसका जो प्रयोग होता है, क्या बोला गया? इसका जो प्रयोग होता है वो क्यों किया जाता है समझिएगा, और कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है इसको हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
गाड़ी का हेडलाइट में। कहाँ किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है। दाढ़ी वगैरह बनाने में किसमें बनाया जाता है? दाढ़ी वगैरह बनाने में किसमें किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, क्या ना, किसे बनाने में? दाढ़ी बनाने में हो गया, है ना। चिकित्सक रोगी में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो चिकित्सक रोगी में करते हैं। कहाँ करते हैं? चिकित्सा रोगी में। कहाँ करते हैं? तो चिकित्सक रोगी में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा प्रयोग कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट में, मतलब दाढ़ी बनाने में होता है, चिकित्सा में होता है। अब यहाँ पे देखिएगा पूछा जाता है कि बताइएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण पे रखी जाती है, अवतल दर्पण के सामने रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, बड़ा, या फिर छोटा, या भासी बनता है, या बहुत बड़ा बनता है, या बहुत छोटा बनता है। तो कैसा बनेगा? वास्तविक और बड़ा बनता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा बताता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रयोग होगा आपका गाड़ी के हेडलाइट में होता है, दाढ़ी में होता है, चिकित्सक में होता है। अब देखिएगा सर क्यों होता है प्रयोग, जो होता है वो क्यों होता है? क्या बोला गया? ये जो प्रयोग जो होता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब किसी वस्तु का प्रकाश जो इस पर पड़ता है, तो परिवर्तन के बाद जो इसका प्रतिबिंब जो होता है उस वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए इसका उपयोग जैसे दाढ़ी बनाने में, इसमें हो गया दाढ़ी बनाने में। तो जब किसी वस्तु को दाढ़ी बनाने के लिए जब किसी व्यक्ति को दाढ़ी बनाया जा रहा है, तो उस दर्पण को सामने जो बैठाया जाता है, तो दर्पण में क्या होता है कि उसका जो दाढ़ी बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसका जो फेस जो होता है वो बहुत बड़ा साइज में दिखाई पड़ता है कि कहीं पे कट छट ना जाए। इसके कारण से उसको दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। दूसरा होता है चिकित्सक रोगी में। चिकित्सक रोगी में कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि दांत में कोई बीमारी इस तरह हो गया, उस बीमारी को पता करना है, तो उस बीमारी को बड़ा साइज देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। उसी प्रकार गाड़ी का हेडलाइट में भी किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का किया जाता है। अब देखिएगा मुख्य रूप से गाड़ी के दर्पण में क्यों किया जाता है ऐसा, समझिएगा। इसका कारण क्या? यहाँ पर ये नहीं बड़ा छोटा, यहाँ पर मुख्य रूप से ये समझिएगा कि जब अनंत से किरणें आ रही तो कहाँ मिल रही है? फोकस पे। कहाँ मिल रही है? फोकस से मिल रही है। तो गाड़ी के हेडलाइट में क्या हुआ? जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट बना दिया। क्या बना दिया? यहाँ पर गाड़ी के हेडलाइट बना दिया। क्या बनाए? गाड़ी के हेडलाइट। तो सब में देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु को जैसे कहने मतलब यहाँ पर लाइट रखा जाता है। यहाँ पे क्या रखा जाता है? लाइट को। तो यहाँ पे जो लाइट रखा जाता है, यहाँ जो किरणें निकलती है पूरा फैलती हुई चली जाती है। पूरा क्या होती है? फैलती हुई इस तरह चला जाती है, ठीक है। यही होता है हेडलाइट में जनरली ना। तो यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये एक दर्पण के रूप में होता है। ये क्या होता है? दर्पण के रूप में होता है। तो ये एक यहाँ पे जो बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है वहाँ के जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। कभी भी देखिएगा गाड़ी के हेडलाइट जो होता है, गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है वो बल्ब फोकस होता है। वो क्यों होता है ये समझिएगा कि जब सर अनंत से किरणें आती है तो फोकस में मिलती है। अनंत से जब किरणें आती है तो फोकस में मिलती है। जितने भी अनंत से किरणें आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी सर? तो फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये गारंटी है। तो अगर फोकस होकर जाएगी तो जाहिर सी बात है सर, जब अनंत से किरणें आ रही तो फोकस होकर जा रही। अगर हम जब फोकस से किरणें को भेजे जाएंगे, क्या बोला गया? जब फोकस से किरणें को हम यहाँ प्रकाश किरणों को भेजा जाएगा तो कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। अनंत से आ रही तो फोकस में मिला है तो फोकस से अनंत तक जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर बल्ब को लगाया जाता है तो जो इस पर टकराने को, इसमें जो परिवर्तन के बाद जो प्रकाश की लाइट होगा वो कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा, यानी बहुत दूर तक जाएगा। इसीलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वहाँ के जो बल्ब लगा होता है वो कहाँ लगा होता है? फोकस पे लगा होता है। फोकस पे क्यों लगा होता है? क्योंकि फोकस से निकलने वाले प्रकाश की किरणें बहुत दूर तक यानी अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक है। आगे प्रयोग यहाँ पर लिया जाएगा अवतल दर्पण का। एक प्रयोग और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर कुकर, जिसको हम बोलते हैं सौर कुकर। क्या बोलते हैं? सौर कुकर। क्या बोला गया? सौर कुकर। सौर कुकर में कैसे किया जाता है समझिएगा। सौर कुकर में यानी कहने मतलब धूप से बनने वाला कुकर, यानी कहने मतलब क्या हुआ? वैसा कुकर जिसमें धूप से खाना पकता हो। किससे पकता हो? धूप से। उस समय क्या कहते हैं? सौर कुकर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सर अनंत से सब किरणें, जितने भी अनंत से किरणें आ रही है सब का सब फोकस में मिल रहा है। तो अगर इस कुकर को फोकस पर रखा जाता है, तो जो किरणें आकर के मिलती है वो कुकर को क्या करती है? पूरा का पूरा गर्म कर जाती है, जिसके कारण खाना पक जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइएगा सौर कुकर को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने से खाना पकता है? तो कहाँ पे रखा जाता है? तो फोकस पे रखा जाता है। क्यों फोकस पे रखा जाता है? क्योंकि अनंत से जो किरणें आती है सब का सब फोकस में मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे। इसलिए फोकस में मिलती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रकाश की किरण जब एक जगह मिलेगी तो सभी प्रकाश मिलकर एकत्रित जब होगी। अब सर यहाँ से बात है एकत्रित का। क्या आ गया? एकत्रित का। तो एकत्रित कहने का मतलब क्या होता है? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सर बताइए इस दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस दर्पण को नाम से जाना जाता है अभिसारी दर्पण। क्या बोला गया? अभिसारी। आप लोग अभिसारी और अपसारी पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभिसारी दर्पण की बात करेगा। तो सबसे पहले ये छोटी सी भाषा में समझा देते हैं अभिसारी और अपसारी।
अभिसारी किरण कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी किरणें एक जगह जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। और जब एक बिंदु से किरणें फैलती चली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपसारी बोलते हैं। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभिसारी। तो अभिसारी दर्पण कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा दर्पण जो सभी प्रकार से किरणों को एक ही बिंदु पर आकर के मिलाती है, एक ही बिंदु पर ला करके मिलाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। तो सर ये दर्पण तो वही काम कर रहा है, सभी किरणों यानी अनंत कहने का मतलब बहुत सा किरणों आ रही है, एक किरणें 2 3 4 बहुत जितने भी किरणें आएगी सब के सब एक ही बिंदु पर यानी फोकस पे मिलेगी। तो जितने भी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं सब का सब कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो एक ही बिंदु पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सभी किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, है ना। तो वो अभिसारित करने का किसका कौन सा दर्पण का काम है, तो कौन सा दर्पण होगा आपका, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। फिर से देखिएगा, पूछा जाता है अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो प्रकाश के किरणों को एक ही जगह पर आकर के मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। तो सर कौन दर्पण मिला रहा है ला करके, तो अवतल दर्पण मिला रहा है। तो सर अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे, तो अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो प्रयोग समझ लीजिए, प्रतिबिंब इसका वास्तविक होता है और बड़ा होता है, ठीक है। प्रयोग करने का मतलब गाड़ी खिलाड़ी में दाढ़ी बनाने में चिकित्सक रोगी में करते हैं, ठीक है। और कहाँ करते हैं, सौर कुकर में करते हैं। सौर कुकर में क्यों करते हैं समझा दिए हैं, क्योंकि सर सौर कुकर को फोकस पर रखने के बाद ये बहुत जल्दी हीट होता है, ठीक है, इसी कारण से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्यों करते हैं ये भी बता दिए हैं। सर दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा दिखाई पड़ता है, साइज बड़ा दिखाई करने बड़ा होने के कारण क्या होता है। तो आगे यहाँ पे देखने वाले हैं कि गाड़ी हेडलाइट में क्यों होता है वो दिखा दिए थे। दाढ़ी में क्यों होता, दाढ़ी में क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बड़ा दिखाई पड़ता है, जैसे कट छटने जो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चिकित्सक रोगी में जब कोई बीमारियां पता करना होता है तो उसको बड़ा करके देखा जाता है। सौर कुकर में क्यों करते हैं, सौर कुकर इसके लिए करते हैं क्योंकि सभी प्रकाश की एक ही जगह मिलती है और जहाँ मिलता है वहाँ पर सौर कुकर को रखा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सौर कुकर आप तो अपने सामने कहाँ पे रखा जाता है, तो फोकस पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सभी प्रकाश की किरणें आकर के फोकस पे मिलती है, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं है सर, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में इससे ज़्यादा सवाल बनने वाले नहीं है, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। आगे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। एक सवाल यहाँ से और पूछ जाते हैं जनरली, वो बहुत ही डीपली पूछ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। सिर्फ फिगर के माध्यम से ही समझाएंगे, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि साइंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर रटकर याद कीजिएगा तो थोड़ा देर के याद होगा, बाद में भूल जाइएगा। क्या किसका फिगर है, अवतल दर्पण का। एक और फिगर ले रहे हैं अवतल दर्पण का, एक और फिगर ले रहे हैं अवतल दर्पण का, और एक और ले रहे हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। इसके बारे में बुक में अच्छे से लिखा हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाता है स्थितियाँ, क्या पूछा जाता है, स्थितियाँ, यानी किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, है ना, कैसा बनेगा और कहाँ रखने पे बनेगा और क्यों बनेगा वो समझिएगा, ठीक है। क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। पूछा जाएगा अवतल दर्पण में क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए कि किसी वस्तु को अगर अनंत पे रखा गया, कहाँ रखा गया, किसी वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत पे। कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ। तो जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, अभी तुरंत बता कर गए हैं यहाँ सर, अभी तुरंत यहाँ पे बता गए हैं बड़ा वाला फिगर में कि जब भी प्रकाश से किरण अनंत से आती है तो अनंत से आने के बाद ये कहाँ मिलती है, तो फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है, तो फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्या बोला गया है कि जब भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो आने के बाद उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब पूछता है कैसा बनेगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, ये बताना है, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग देख रहे थे सर कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो उसके दौरान देख रहे थे, उपयोग के दौरान, लेकिन यहाँ पे जनरली अलग होता है। अलग क्या होता है ये देखिएगा सर, अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से। तो हम अनंत से पे थोड़ी कहीं पे वस्तु रखते हैं, ये तो उसको देखा गया काल्पनिक करके कि यहाँ पे अनंत से वस्तु आती है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन जनरली कैसा बनता है, तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर कि कहाँ बन रहा है ये प्रतिबिंब, फोकस से बन रहा है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे सेंटर हो गया और ये हो गया पोल यानी ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया आपका, फोकस हो गया, ठीक है। सेंटर, ध्रुव और फोकस हो गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सर अनंत है, अनंत से आ रहा है तो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा, लेकिन आपसे ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपसे कि सर अनंत और केंद्र, क्या बोला है, केंद्र, अनंत और केंद्र यानी सी के बीच में वस्तु रखा गया। वस्तु कहाँ रखा गया, अनंत और केंद्र सी के बीच, यानी इसके टूटी रेखा दिखा रहे हैं, तो अनंत हो गया और सी हो गया, यानी यहाँ पे वस्तु रखा गया। तो जब यहाँ पे वस्तु रखा गया यानी सी से पीछे रखा गया,
यानी केंद्र से जब पीछे रखा जाएगा तो केंद्र से पीछे रखा जाएगा तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा सर, कहाँ बनने वाला, तो फोकस और केंद्र के बीच में बनने वाला। कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में। कहाँ बनने वाले हैं, फोकस और केंद्र के बीच में बनने वाले हैं। कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाले, फोकस और केंद्र के बीच बनने वाले, ठीक है। अगला सवाल फिर यहाँ पूछा जाएगा कि सर अगर अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब और कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। लेकिन जनरली अगर बताइए कि हम अगर सी पर ही वस्तु रख दें, कहाँ रख दें, सी पर ही रख दें, कहाँ रख दें, सी पर, कहाँ रख दें, सी यानी यहाँ पे रख दें, वक्रता केंद्र पे ही रख दें। तो जब यहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, केंद्र पे जब वस्तु को रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो देखिएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, यानी इसी का ठीक समांतर बनते हैं, यहीं पे बनते हैं। तो पूछा जाएगा कि सर बताइए अपतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखने से उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बराबर बनता है। तो कहाँ पे बनेगा, तो केंद्र पर रखने से बनता है। कहाँ पे बनता है, केंद्र से। तब पूछा जाएगा कि अपतल दर्पण में केंद्र पे वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो केंद्र पे ही बनता है, ठीक है। कहाँ बनेंगे, केंद्र पे बनेंगे। सर अगर हम मान लेते हैं केंद्र पर रखें तब ना वहाँ बना, केंद्र पर रखें तब न वहाँ बना, लेकिन अगर केंद्र पर ना रख के हम केंद्र और फोकस के बीच रखें, कहाँ रखें, केंद्र और फोकस के बीच, यानी वस्तु अब की बार केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए हैं, तो केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनने वाले हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और केंद्र के बीच बनने वाले। कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र बीच के बनने वाले, ठीक है। फिर समझिएगा कि अगर फोकस और केंद्र के बीच वस्तु रखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो केंद्र और प्रतिबिंब के बीच बनता है, ठीक है। इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझा दिए यहाँ पर। आपको इसको बुक में जाकर के आपको रट कर याद करना पड़ेगा, लेकिन उसके माध्यम से उससे छोटा सा जो सवाल बनने वाले थे वो सब कुछ अब यहाँ पर हमने समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको याद हो गया होगा लगभग। आपको हम लोग आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि इसमें एक सवाल और आता है, समझिएगा। एक सवाल ये पूछे जाते हैं कि अपतल दर्पण का जो फोकस होता है, अपतल दर्पण का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। तो देखिएगा इसका जो फोकस है हमेशा बाएं साइड रखा गया है। कहाँ रखा गया, बाएं साइड। तो चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ना होता है कि चिन्ह परिपाटी में ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। क्या हो गया, वाई डैश। तो इसका जो फोकस होगा वो ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो आपको पता है कि सर जो डैश का मान होता है वो माइनस में होता है और जो बिना डैश वाला जो मान होता है उसको प्लस में होता है। उसको चिन्ह परिपाटी में पढ़ना है, ठीक है। ये डैश बिना डैश वाला मान को जो प्लस होगा और डैश वाला मान क्या होगा, माइनस में। तो वस्तु कौन सा रखा गया, लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट साइड रखा गया। तो लेफ्ट साइड में क्या है, पूरा का पूरा मान माइनस में। तो इसका पूछा जाता है कि अपतल दर्पण का जो फोकस होता है वो माइनस होगा कि प्लस होगा। तो इसका जो फोकस होता है हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। इसका फोकस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। कैसे प्लस हुआ, इसको चिन्ह परिपाटी के द्वारा देखा गया। अगर ये ध्रुव है, इसको अगर हम लोग मूल बिंदु मानते हैं तो यहाँ से ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, डैश का मान होता है, डैश में क्या होगा यानी माइनस होगा। तो ये फोकस क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बायां साइड बन रहा है, ठीक है। तो अपतल दर्पण के फोकस क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, तो ये आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो धनात्मक किस में होता है, धनात्मक होता है सदैव उत्तल में होता है। किस में होता है, उत्तल में। किसका बात करेंगे, उत्तल दर्पण का। आगे देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में। किस में देखने वाले, उत्तल दर्पण में। किस में देखने वाले, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से होता है। अब उसी के बारे में चिन्ह परिपाटी जब पढ़ी रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका जो सतह होता है वो उभरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। अब कहेंगे सर इधर फोकस क्यों नहीं लिए। अब समझने वाली बात यहाँ कि सर इसको अगर गोलाई किया जाएगा तो गोला करने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो दर्पण के भाग इधर कहाँ रहा, दर्पण के भाग तो कुछ इधर से आ गया ना। तो इसका अंदर में सब तो होता है सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फोकस। केंद्र इधर भी बनेगा क्या, तो नहीं सर, इधर केंद्र नहीं बनने वाला। फोकस इधर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो गोला जो बन रहा है वो इधर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो फोकस हुआ लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड हुआ, तो राइट साइड हुआ। तो राइट साइड में क्या होता है, प्लस की माइनस, तो प्लस होता है। तो इसलिए जो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा, उसका जो फोकस होगा वो हमेशा कैसा होगा, इसका फोकस धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। कैसा होगा, धनात्मक। और अपतल दर्पण में कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। सॉरी, अपतल दर्पण में हमने वहाँ पे प्लस लिख दिया तो उसको सुधार लीजिएगा। अपतल दर्पण में कैसा होता है, तो माइनस होता है। अपतल दर्पण में फोकस की दूरी कैसा होती है, अपतल दर्पण में फोकस जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस यानी धनात्मक होता है, ठीक है। ये केंद्र हो गया, फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पर केंद्र, फोकस और ध्रुव की बात किया जाए तो ये हमको लोग जानकारी पता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है तो आने के बाद देखिएगा, इस फिगर के माध्यम से समझिएगा
जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण आती है तो आने के बाद देखिए ये दर्पण क्या करेगा, इधर की ओर ले जाएगा, इधर की ओर। तो जनरली ये दर्पण जब इस तरह से घुरा हुआ है सर, तो इधर मुड़ने के बाद जो होता है दर्पण किस तरह से, दर्पण का प्रतिबिंब किस तरह से आएगा, इधर हो जाएगा। ये दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये कहीं भी मिलना है क्या, तो कहीं भी मिलने की संभावना ही नहीं है। तो जब नहीं मिलने की संभावना है तो इसको जो टूटी रेखा में मिलाया जाता है, कहाँ मिलाया जाता है, टूटी रेखा में मिलाया जाता है। कहाँ मिलाया जाता है, टूटी रेखा में। तो जो टूटी रेखा मतलब कहने मतलब क्या हो, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, इस तरह से देखिए बढ़ाते हैं, इसको जनरली पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो पीछे पर कहीं ना कहीं अंदर में मिलेगा। जब ये टूटी रेखा में मिल रहा है तो बताइए वास्तव में कहीं भी मिल रहा है क्या, तो हम क्या बोल रहे प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब जो परावर्तन के बाद रेखाएं आपस में वास्तविक से मिलते हैं, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन जो टूटी रेखा में दिखाया हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ठीक, तो टूटी रेखा मिल रहा है सर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। तो कैसा होगा, काल्पनिक। वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा सर, तो वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसका तो उत्तर दर्पण के बारे में हो गया। अब इसका बारे में उपयोग समझेंगे कि उपयोग कहाँ होता है और क्यों होता है। क्या समझेंगे, उपयोग। क्या समझेंगे, उपयोग। उपयोग जो होता है उसको गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर यानी कि साइड मिरर में कहने मतलब पीछे को दृश्य को दिखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, गाड़ी के पीछे की ओर देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, ये क्यों करते हैं पीछे की ओर देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी दर्पण में किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस मिरर में देखिएगा बाहर जो पीछे की ओर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, फिर भी वो छोटी सी दर्पण में दिखता है। क्यों देता है कि बड़ा जो वस्तु जो होता है उसका प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। तो छोटा करके उस बड़ा वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो आप उत्तल दर्पण को। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण को, क्योंकि वो वस्तु को छोटा करके दिखाता है। क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में बोलने वाले हैं। अभी हम लोग देख रहे थे अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किरणें को मिला रहा था। लेकिन बताइए यहाँ पे किरणें मिल रही है क्या, तो प्रकाश की जो वस्तु का जो किरणें हैं, वस्तु को जो किरणें हैं, जो वस्तु का प्रकाश की किरणें हैं वो मिल रही है क्या, मिल नहीं रही है, वो विस्तृत हो रही है। यहाँ पे जाएगा तो फिर इधर की ओर आएगा, यहाँ से जाएगा तो फिर ये इधर की ओर जाएगा। कहीं मिलने की संभावना ही नहीं है। इसको मिलते हुए प्रतीत करवा सकते हैं लेकिन ये वजह तो वास्तव में मिल नहीं सकता। तो ये किरणों को क्या कर रहा है, विस्तृत कर रहा है, यानी एक बिंदु से फैला रहा। तो फैलाने का काम किसका होता है, उत्तल दर्पण का। और जो फैलाता है उसी को ही क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। किरणों को फैलाना ही क्या कहलाता है, अपसारी। तो पूछा जाएगा कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अपसारी दर्पण को, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं। किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को। किसे कहते हैं, उत्तल। फिर समझिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, घनात्मक। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक। क्यों होता है, समझा दिए हैं। ठीक है, प्रतिबिंब इसका कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि सर ये इसका जो प्रतिबिंब होता है कहीं पे मिलता नहीं है, मिलता वो प्रतीत होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि सर वस्तु इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा कि बड़ा, तो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के दृश्य पीछे देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसे कौन सा दर्पण कहेंगे, तो अपसारी कहेंगे। अपसारी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देती है। ठीक है, आगे यहाँ से जितने भी सवाल पूछ जाते थे यहाँ पे हमने बता दिया है उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं प्रकाश का अपरावर्तन। क्या सीखे हैं, प्रकाश का अपरावर्तन। अगले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में सीखने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत, आज यहीं तक।